So we are following the number system based on 60. Yes. So, No, जो टाइम कीपिंग के लिए for the time जी measurement. जी So how we can say that there's a how much it's accurate? देखें एक्यूरेट तो it's been seemed like delusional. ओके क्योंकि अभी हम जब हायर डायमेंशन की बात करते हैं, जब यूनिवर्सिटी जिस तरह थ्योरेटिकल फिजिक्स हमें बताती है कि टाइम स्पेस जो है वो उसकी वो एक्चुअल डायमेंशन है, तो उस लिहाज से हम क्या कहते हैं? अब देखें, अब यही बात है कि शुरू में प्रॉब्लम चूँकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस शुरू हुआ, क्वांटिटेटिव रीजनिंग थी और अप्लाइड प्रॉब्लम थे, बाद में फिर थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन फिर बहस वैसे ये टाइम की फिर आती है कि टाइम जो है वो जो हम टाइम कीपिंग कर रहे हैं ये तो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है, ये एक्चुअल टाइम तो नहीं है, ठीक है, फिलोसोफर्स को ये वाला टाइम पसंद नहीं है, ठीक है, या जो हम एक्सपीरियंस टाइम का वैसे करते हैं अदर देन दिस वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन साइंस के पर्सपेक्टिव से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो आप आगे चल नहीं पाते, ठीक है। स्पेस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट इस तरह डेवलप हुआ जो भी सदियों से एब्स्ट्रैक्ट वे में भी और फिलोसॉफिकली भी वो तो सही रहा, ठीक है। अब डिल्यूजनल है या आप इसे फिक्शनल कहें व्हाट एवर, बट इट वर्क्स, ठीक है। अगर ये फिक्शनल भी है और रियलिटी नहीं है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है माइंड की, बट इट स्टिल वर्क्स, और जब तक ये वर्क कर रहा है तो फॉर अस इट्स यूजफुल, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, ठीक है। अब वो थिंग इन इटसेल्फ वाली बात है, कांट की फिलॉसफी वाली बात है कि ये जो माइंड के अंदर कैटेगरीज हैं हमारी, जिससे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब ये स्पेस टाइम हमारे माइंड की कंस्ट्रक्शन है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दैट्स ए क्वेश्चन, दिस इज वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, ठीक है, और इसको साइंटिफिक क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है दुनिया को समझने के लिए, ठीक है, ये हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग है। जब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट शेप्स की और डिफरेंट डायमेंशंस की बात करते हैं, सो जिस तरह हमने पहले 5 प्लेटोनिक जो हमने शेप्स डिस्कस किए हैं, उससे फिर हम आगे भी फॉरवर्ड होते हैं 600 समथिंग, तो उस तरह देखते हैं तो हम जो 4th डायमेंशन लेते हैं तो वो टाइम ही बचते हैं हमारे पास। हाँ, सो देखिए इन रियलिटी तो 4 डायमेंशन टाइम हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी मैथमेटिकल थ्योरी बनाई आपने, पहले न्यूटन ने बनाई, उसमें फिर मॉडिफिकेशन जनरलाइजेशन उसकी हुई आइंस्टाइन ने की, ठीक है, थ्रू मैथमेटिक्स ही हुई, क्योंकि मिन्कोस्की और इन लोगों के काम थे, यू नो बेटर। तो ये तो अच्छी रिप्रेजेंटेशन रही हैं, ठीक है, और एक अच्छे मैथमेटिकल मॉडल्स रहे हैं, ठीक है, और ये इतने पावरफुल हैं और इतने यूजफुल हैं, इतने अच्छे प्रिडिक्शंस हैं इनसे, ठीक है, कि कुछ लोग इस पे के बाद ये मजबूर हो जाते हैं कहने पे कि यूनिवर्स भी मैथमेटिकल ही है, ठीक है, यूनिवर्स इटसेल्फ ही मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए हमें ये मैथमेटिक्स की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक और हाइपोथेसिस है, यूनिवर्स हाइपोथेसिस, कौन सा इसको क्या आप बोलेंगे, हाँ, मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है, मैक्स टैगमार्क का। तो ये कुछ फिजिसिस्ट हैं वे वो इस तरह की हाइपोथेसिस भी दे रहे हैं, जिनकी अच्छी वैलिड स्ट्रॉन्ग अपनी रीजनिंग है और उसके हक में काफ़ी अच्छे दलाइल भी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दूसरे हैं वो कहते हैं कि नहीं ये जस्ट हमारी फिक्शन है, हमारी माइंड की प्रोडक्ट है, और ये काइंड ऑफ हमारी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो फिनोमिनाज हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मैथमेटिक्स को एज ए टूल के तौर पर या फिर एज ए लैंग्वेज के तौर पर, बट लैंग्वेज यहाँ लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स बैठे हैं ये वो वाली लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट है, ठीक है, और इसके अपने इश्यूज हैं। तो ये फिर बहस डेफिनेटली फिलोसॉफिकल हो जाती है, ठीक है,
और इंटरेस्टिंग है इस हवाले से। और मैथमेटिशियंस और फिलोसफर्स इस तरह ये साथ करते रहे। इसमें प्लेटो का बड़ा रोल है, प्लेटोनिज्म और उससे पहले पाइथागोरस, ठीक है। इनकी ये जो आइडियाज़ थे ना, ये इन पे आज तक बहस हो रही है, ठीक है। कि और ये प्लेटो ने कहा था ना कि ये सिर्फ मैथमेटिक्स जो है वो जस्ट टूल नहीं है, आई मीन जस्ट स्मॉल टूल नहीं है जिससे हम सिर्फ छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये पूरी रियलिटी को भी हम इसी से ही एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। वो करते करते आगे फिर डेकार्ट का काम था। डेकार्ट ने फिर वो कार्टेशियन प्लेन बना लिया, उसमें उसने स्पेस को रिप्रेजेंट कर दिया मैथमेटिकली, ठीक है। न्यूटन ने उसमें टाइम डाल दिया, ठीक है, तो वो स्पेस टाइम बन गया। अब फिर वो जो स्पेस टाइम था वो डायनेमिक नहीं था, वो एब्सोल्यूट था, ठीक है। अब उसको डायनेमिक करने के लिए वही है मैटर एनर्जी बीच में ले आए आइंस्टाइन की थ्योरी, तो फिर ये एक पूरा स्पेस टाइम जो है ना वो एक डायनेमिकल सिस्टम बन जाता है, ठीक है। पूरी जनरल रिलेटिविटी इसमें बन जाती है। तो ये इस हवाले से एक पूरी इंटरेस्टिंग जर्नी है। जी ज़रूर। हमारे पास एक अजीम कदावर शख्सियत है जिसका नाम है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने अपनी अंग्रेज़ी के लेक्चर्स में स्पेस टाइम इन दोनों का रिलेशन, वो 4 डायमेंशन और द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स को बहुत ही खूबसूरती से फिलोसॉफिकली बयान किया है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस किताब को पढ़ा जाए। थैंक यू। Reconstruction of the magnum opus of Allama Iqbal, the reconstruction of religious thought in Islam। और इसी हवाले से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। I am the researcher of finding or discovering the hitherto unsuspected harmonies between higher religion and science। higher religion से मेरी मुराद है spirituality, और इसमें एक थ्योरी है the Cantor's theory of mathematical continuity, जो कि कायनात की जो 3 रियलिटीज़ हैं, ह्यूमन ईगो जिसको आप फाइनाइट ईगो कह सकते हैं, इनफाइनाइट ईगो जिसको हम मज़हब की ज़बान में खुदा कहते हैं, और नेचुरल ईगो जो कि इस कायनात नेचुरल कायनात की तमाम चीज़ों की हकीकत है, जिसको आप गॉड पार्टिकल जिसकी अभी तलाश जारी है। इन तीनों की हकीकत एक ही है जिसको कैंटर्स थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल कंटिन्यूटी एक्सप्लेन करती है। मैं चूंकि मैथमेटिशियन नहीं हूँ तो मुझे बड़ी शिद्दत से तलाश है कि व्हाट इज़ द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कैंटर्स थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल कंटिन्यूटी, ताकि मुझे इन 3 रियलिटीज़ के दरमियान कनेक्शन मिल जाए। और इस बात का जिक्र आपकी डॉक्यूमेंट्री में 47वें मिनट में वो एक घुंघराले बालों वाली खातून जिसका रिग्रेटफुली मैं नाम नोट न कर सका, उन्होंने इसका बाकायदा वो जिक्र आया कि मैथमेटिक इज अ टूल और अ वे ऑफ फाइंडिंग द अल्टीमेट रियलिटी, वर्डिंग और माय ओन। मैं इस तरह की एक चीज़ मैंने पिक की थी। तो व्हाट इज़ द कैंटर्स थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल कंटिन्यूटी टू फाइंडिंग द कनेक्शन बिटवीन दीज 3 रियलिटीज़, द ह्यूमन ईगो, द नेचुरल ईगो एंड द अल्टीमेट ईगो। थैंक यू वेरी मच। ओके, देखिए कैंटर्स के ऊपर हमारा यहाँ पे एक सेशन हुआ है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, इसके 4 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट है इसका जो लास्ट पार्ट है वो कैंटर से ही शुरू होता है, ठीक है जी। इस डॉक्यूमेंट्री का जो लास्ट पार्ट है ना वो स्टार्ट ही कैंटर से होता है, ठीक है। और उसका टाइटल है टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड, ठीक है, द स्टोरी ऑफ मैथ्स टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। ये हमने यहाँ पे देखी है, इस पे हमने डिस्कशन की थी कैंटर्स की जो इन्फिनिट सेट थ्योरी के हवाले से। पहले दिखाया गया है जी, लास्ट पार्ट पहले दिखाया गया, बस ये रैंडम सा था। तो उस टाइम पे हमने शायद 2-3 महीने पहले यहाँ पे देखा था और उस पे डिस्कशन की थी। वो आप जरूर दिखेगा जी। अगर मुझे ये मेरे ख्याल में यूट्यूब पे आपको ये वाला पार्ट भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, और वो लास्ट पार्ट भी मिल जाएगा। ये 4 पार्ट हैं इसके, ठीक है। तो आई थिंक 1 वीक पहले हमने इसका सेकंड पार्ट देखा था जिसमें जीनियस ऑफ द ईस्ट है।
उसमें और सर असल में ये जो इलेक्ट्रॉन की हरकत के बारे में जो थ्योरीज पेश की जाती हैं कि ये कंटिन्यूसली हरकत करता है या जंप्स लगाकर हरकत करता है, तो उसके ऊपर इसका बड़ा दारोमदार है सर। जी बहुत सारा हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से बहुत सारे लोगों की डिफरेंट थ्योरीज हैं और डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ पे बहुत सारे एग्री करते हैं, कुछ पे नहीं एग्री करते। तो यहाँ पे इन तमाम बातों के साथ एक मैसेज ये है अपने ही लोगों से कि हमारी एक बहुत कदावर शख्सियत है अल्लामा इकबाल, और उनकी इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमारे बहुत से वो जो कंट्रडिक्शंस हैं बिटवीन रिलीजन एंड साइंस वो हल हो जाते हैं, और बीइंग अ मुस्लिम वी कैन बी अ वेरी हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट। कुड बी। एनी अदर क्वेश्चन, रिमार्क्स? आप इस पे कोई बात करना चाहेंगे? आपने भी रिकंस्ट्रक्शन तो आई थिंक पढ़ी होगी। स्पेस टाइम का जो आई थिंक बर्गसन, जो हेनरी बर्गसन है, ही वाज लाइक मोर, इकबाल वाज मोर inclined towards Henry Bergson and his philosophy, and that's why he mentioned some concepts of space and time. But जो हेनरी बर्गसन है वो फिलोसोफर है, जो फ्रांस का बड़ा मशहूर फिलोसोफर था जब आइंस्टाइन ने अपनी ये थ्योरी दी थी। हाँ, तो शायद आप इस बुक में उसके हवाले से जिक्र कर रहे हैं जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्टिव टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव टाइम का कॉन्सेप्ट है, तो वो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम अल्लामा इकबाल पे आएँ, हमें वो डिबेट पहले समझनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा साइंस के ऊपर भी, और बाद में जो साइंस स्पिरिचुअलिटी उनके जो फिलोसफर्स हैं सर, उसका खुलासा ये है कि हम जो तमाम नेचुरल साइंसेस की बुनियाद है दैट इज इंटेलेक्ट, अकल, और तमाम स्पिरिचुअल उलूम की बुनियाद है इंट्यूशन। तो हम उसको जुदा करके पढ़ते हैं। बरगसां, अल्लामा इकबाल बरगसां की इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा वो हैं, मुतासिर हैं कि इंट्यूशन इज़ द हायर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट। इस सूरत में जो अकल और इश्क इन दोनों के दरमियान कम्बिनेशन आ जाती है, या जो फिजिकल यूनिवर्स है और इसके पीछे जो स्पिरिचुअलिटी है या रिविलेशनर या वही, उनके दरमियान वो कंट्रडिक्शन खत्म हो जाती है। व्हेन वी से दैट इंट्यूशन इज द हायर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट, एंड ये आइडिया बरगसान ने वो दिया था, और इसको अल्लामा इकबाल ने बड़ा डीपली पैक किया है। Would you like to add something? हाँ, बुनियादी तौर पर तो एक क्वेस्ट है हमारा जो इर्द गिर्द जो कुछ है उसको समझने की, तो उसमें जो पैटर्न्स हैं, जो सीक्वेंसेस हैं, उनको फाइंड करना है। अब उनको फाइंड करने के लिए लैंग्वेजेस भी इन्वेंट हुई। शुरू में लैंग्वेजेस की इनएफिशिएंट थी, प्रिसाइज नहीं थी, तो उनको कोशिश किया गया कि प्रिसाइज बनाया जाए। तो नंबर का मकसद यही था कि लफ्ज़ के साथ जो है बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, उनको मिनिमाइज किया जाए। तो नंबर्स आ गए। नंबर्स के साथ भी हम चूंकि इमोशनल बीइंग भी हैं, नंबर्स के साथ भी हमने जीरो को हीरो के अगेंस्ट कर दिया और उसमें से भी इमोशंस निकाल लिया। तो ये जब आप एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं तो बेसिकली प्रिसीजन की तरफ जाते हैं, क्योंकि जितना आप उसको मटेरियल वर्ल्ड से दूर लेके जाते हैं उतना आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो मैथमेटिक्स जी, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में तो मैं एक अगर फिनोमेनोलॉजी का थोड़ा सा एक बता दूं तो वो जो कुछ रियल में है वो नॉमिनन है, ठीक है। हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं अपने जो हवासे खमसा हैं उनके जरिए, और इन हवासे खमसा से जब हम करते हैं तो हम उसका एक मेंटल इमेज बनाते हैं। अब उस मेंटल इमेज के लिए हम फिर मॉडल्स बनाते हैं, जिसमें से मैथमेटिकल मॉडल ज़्यादा प्रिसाइज है और ज़्यादा पावरफुल है बाकी लिंग्विस्टिक मॉडल्स के मुकाबले में। तो विजुअल मॉडल्स भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक मॉडल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल मॉडल जो है वो
ज्यादा बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट सकता कर है। रहा है। लेकिन ये समझना कि जो मॉडल से हमने मेंटल पिक्चर बनाई है या मॉडल से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो एग्जैक्टली रियलिटी है, ऐसा नहीं है। हम दिस इज हाउ वी परसीव रियलिटी, वो फिनोमेना है, नॉमिना नहीं है। फिनोमेना को समझ लेंगे वो हमारी परसीव्ड रियलिटी है, और फिर उस परसीव्ड रियलिटी के लिए हमने रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स बनाए हैं, और उनमें से अभी तक मेरा ख्याल है मोस्ट पावरफुल मैथमेटिक्स ही है। ठीक है। तो ये क्वेस्ट है और ये चलती जा रही है, और ये इसमें वो अब उसको जब नाम देते हैं, जब स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, रियल कहते हैं, नॉमिना जो भी कहेंगे ना, तो वो असल में इम्प्रिसाइज वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड, तो वो कभी भी हल नहीं हो पाएंगे, सब्जेक्टिव है। हाँ, अलबत्ता उसको जितना हम प्रिसाइज करते चले जाएंगे उतना ही शायद कभी हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती चली जाएगी। मसलन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अक्सर हम ये समझ रहे होते हैं कि यार ये मशीनें कैसे सोच सकती हैं, ये तो प्योरली इंसान काम कर सकते हैं। अभी तक हालांकि वो करके दिखा भी रहा होता है, फिर भी हम कह रहे होते हैं कि नहीं, ये थिंकिंग नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज के एतबार से, तो उसको हम यूनिक समझते हैं कि जी इंसान के पास ये है, बाकी जानदार जो है वो या बाकी मशीनों के पास ये नहीं है। लेकिन इसी को जब आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो टेंसर पे उसकी कंप्यूटेशन करके, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं विच इज मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, और उसको फिर हम कन्वर्ट करके लैंग्वेज में दोबारा हमें लग रहा है कि यार ये तो बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन कर रहा है एक जुबान से दूसरी जुबान। हालांकि वो जुबान के जो हमारे अल्फाज हैं उनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके ऊपर आप मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस लगा के वही सारा काम कर रहे हैं जो हम लैंग्वेज में कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मशीन ट्रांसलेशन भी हो रही है, इसीलिए समराइजेशन हो सकती है, इसीलिए आप उसके लिए अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, लर्निंग का कर लें, ट्रेनिंग का कर लें। लेकिन बेसिकली लैंग्वेज के अंदर जो छुपे हुए पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स हम उनको फीड नहीं कर रहे, कॉपी नहीं कर रहे, वो डिस्कवर मशीन कर रही है। किस बुनियाद पे? मैथमेटिक्स की बुनियाद पे। और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे तो असल में टेंसर कंप्यूटेशन है और तो कुछ भी नहीं है, या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मेरा ख्याल है हमारी जो क्वेस्ट है ये अभी नेक्स्ट लेवल पता नहीं कब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। थैंक यू।